हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। सी में इन क्वेश्चंस के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और कई सारी कंपनीज के प्लेसमेंट के दौरान हमसे स्क्रीनिंग टाइम पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज में डिफर, लेकिन जो लॉजिक होता है वो कोड स्निपेट्स में ऐसा ही रहता है। यहाँ भी हम सी लैंग्वेज में इन कोड स्निपेट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे फिर किसी और भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। फिर लास्ट में मैं एक स्यूडो कोड के सेट बनाऊंगा जो किसी लैंग्वेज में नहीं होंगे और सिर्फ लॉजिक को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। तो आज हम सेट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेट 1 पहला क्वेश्चन क्या है, आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। सो सेट 1 डेफिनेटली इजी होगा, बट एक बार जल्दी से इन सबको करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है और हमें आउटपुट बताना है। आउटपुट भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, बट इस आउटपुट का रीजन क्या है वो पता होना चाहिए। तो इस फर्स्ट कोड में जो लॉजिक लग रहा है कि टी में ए की वैल्यू गई है, तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a3 b5 और एक इंट टी, तीन वेरिएबल बना लेने चाहिए। राइट, सबसे पहले हमने ए वेरिएबल बनाया यहाँ पर, ठीक, एक वेरिएबल बनाएगा हमने बी वेरिएबल, ठीक, और एक वेरिएबल बना दीजिए टी वेरिएबल। वैसे जिन लोगों को आता है उन लोगों को पहले से ही लग रहा होगा कि ये किसका लॉजिक लिखा है, ये स्वैपिंग का लॉजिक है। तो इनिशियली ए के अंदर 3 है और बी के अंदर 5 गिवन है, यहाँ पर गिवन है वही हमने लिख दिया। फिर पहली एक्सप्रेशन जब इवेलुएट करेगा कंपाइलर तो क्या करेगा, ए की वैल्यू को टी को असाइन कर देगा। तो ए की वैल्यू किस में जाएगी, टी के अंदर। तो यहाँ पर भी यही काम कर देते हैं, ए की वैल्यू को दे देते हैं टी के अंदर। सो ए में 3 है, अब टी में भी 3 हो जाएगा। राइट, फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या किया है, बी की वैल्यू को ए को दिया है। राइट, सो यहाँ पर भी ऐसे ही बना देते हैं, बी की वैल्यू को ए को दे देते हैं। बी में क्या है 5 और ए में पहले से 3 है, तो यहाँ पर 3 को ओवर राइट कर देगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, ये दूसरी एक्सप्रेशन इवेलुएट हो गई। अब तीसरी एक्सप्रेशन में कह रहा है कि टी की वैल्यू को बी को दे दीजिए। ये टी था हमारा, राइट, ये टी था। सो टी की वैल्यू को बी में डाल दिया जाए। तो टी में क्या है 3 और बी में 5 है, सो 5 हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो जब हमारी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई तो अब ए में क्या है 5 और बी में क्या है 3। तो यही जब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा तो ये 5 है और ये 3 है। इस तरह से ये पहला आउटपुट कंप्लीट हुआ। दूसरे आउटपुट पर ध्यान देते हैं। तो दूसरे आउटपुट देखिए, दूसरे आउटपुट में एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है और हमारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पर थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई भी होगा। यहाँ पर देखिए main मेन ये लिखा है और यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम भी मेन है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी ने कोड पहले नहीं देखा होगा तो ऑब्वियसली वो इसके कोड के रिजल्ट में बताने लगेगा कि इसमें एरर है, हम मेन नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते। लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स कि मेन कैन बी अ name of variable also, name of variable, right, also in same program। तो ये सेम प्रोग्राम में हो गया है। तो मेन की वैल्यू यहाँ पर 3 है और वो 3 सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक एक्सप्रेशन सॉल्व करा रहा है जिसमें हमें रिजल्ट बताना है। सो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू 10 बी 3 ये सब दिया हुआ है, रिजल्ट निकालना है। और रिजल्ट कैसे प्रिंट होगा, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। एक बार जरा एक्सप्रेशन को यहाँ पर फिर से लिखते हैं। मल्टीप्लाई है ये, माइनस बी डिवाइड बाई सी और मॉडुलस डी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी। सो अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमें हमेशा पता होने चाहिए। एक होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो अगर वो ना पता हो तो मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। और दूसरा होता है एसोसिएटिविटी। ठीक, प्रेसिडेंस का मतलब है प्रायोरिटी, जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले इवेलुएट किया जाएगा। और एसोसिएटिविटी हम तब लेते हैं जब हमारे सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में लगे हों। तो हमें यहाँ पर बताना होता है कि हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को या राइट टू लेफ्ट। ठीक, जो ऑपरेटर पहले पड़ेगा इन डायरेक्शन में मूव करते समय वो उस तरह से सॉल्व होगा। अब इस एक्सप्रेशन में क्योंकि सारे ही ऑपरेटर्स अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हमेशा बाइनरी होते हैं और उनकी इवेल्युएशन की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है अगर सेम प्रेसिडेंस हो। सेम प्रेसिडेंस का मतलब है कि प्लस और माइनस दोनों लगे हैं, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। प्लस पहले मिलेगा पहले सॉल्व होगा, माइनस बाद में मिलेगा बाद में सॉल्व होगा। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, बी नेगेटिव है इसलिए माइनस बी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, तो हम यहाँ पर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, राइट, इनकी सेम प्रेसिडेंस है और ये ऊपर है प्रेसिडेंस में, हायर प्रेसिडेंस पर है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन नीचे है। तो ये ऊपर प्रेसिडेंस नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है।
सो अब इसमें पहले हायर प्रेसिडेंस वाले को देखेंगे। तो हायर प्रेसिडेंस वाले कौन कौन से लगे हैं? मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस और मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें यहाँ पर एसोसिएटिविटी फॉलो करनी है, लेफ्ट टू राइट चलना है। तो लेफ्ट टू राइट चलते समय यहाँ पर a प्लस ऐसे लिख दीजिए और a इंटू माइनस b करना है। अब यहाँ पर जरा वैल्यूज भी रख लेते हैं इनकी, जिससे कि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब इसी रूल्स को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस, फिर से एक बार 10 रखें, इंटू माइनस बी यानी -3 हो गया, डिवाइड बाई सी यानी 2 हो गया, मॉडुलस ऑपरेटर डी की वैल्यू 4 है, प्लस एक बार फिर से सी की वैल्यू 2 इंटू डी की वैल्यू 4। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी हैं, जो भी वैल्यूज यहाँ पर गिवन थी ना वेरिएबल्स की, वो सब वैल्यूज डाल दी हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सॉल्व होगा। ठीक, क्योंकि प्लस के कंपैरिजन में इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है और बाकी सबसे प्रेसिडेंस सेम है, इसलिए हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो पहला तो 10 ऐसे ही रहेगा। अब 10 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -30। सो -30 लिख देंगे और यहाँ पर अभी आगे वैसा ही लिखते रहिए, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। हम एक तरफ से सबको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे और फिर इनको देखते हैं। ठीक ठीक, अब यहाँ पर बढ़े, 10 -30 तो हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है? डिवाइड। सो डिवाइड ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 30 डिवाइड बाई 2 रिजल्ट कितना होगा? माइनस में 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर से मॉडुलस 4 बचा हुआ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमसे गलती ना हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 10 -15 हो गया, डिवाइड मॉडुलस 4 हो रहा है। सो इस एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पर कितना होगा? ये 10 और -15 मॉडुलस 4। अब मॉडुलस ऑपरेटर में ये न्यूमरेटर है 15 और ये डिनोमिनेटर है 4 और रिजल्ट होता है रिमाइंडर। तो 15 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 3 12, रिमाइंडर हो गया -3। तो यहाँ -3 बच जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, इसको एक्सप्रेशन को इधर ही ले लेते हैं। अब हमें क्या सॉल्व करना होगा? यहाँ पर बाकी सब सॉल्व हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन रह गया है, तो फिर से इसको कर देते हैं। 10 -3 प्लस, अब 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक, अब ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। सो 10 -3 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 15। ठीक, इसको एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से इसकी प्रैक्टिस कॉपी पर करके देखिए कि आप भी यही रिजल्ट तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट आउटपुट में आते हैं, फाइंडिंग क्वेश्चंस में आते हैं। इंट ए की वैल्यू है 10.50। अब ए इंटीजर है और हम वैल्यू उसमें असाइन कर रहे हैं 10.50, जो कि फ्लोट वेरिएबल है या डबल है, राइट। जब तक एफ ना लिखा हो तब तक ये वैल्यू डबल में कंसीडर होती है, फ्लोट और डबल में डबल होती है ये। सो 10.50 है और इक्वल टू के इस तरफ ए है। अब ए इंटीजर है, ठीक। सो यहाँ पर अब क्या होगा? इस असाइनमेंट ऑपरेशन में क्या होगा? यहाँ पर होगा एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या इंटरनल टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा जो कि कंप्यूटर अपने आप से करता है। ठीक, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा और यहाँ पर हो रहा है एक्चुअली क्या? यहाँ पर हो रहा है डिमोशन, क्योंकि डबल वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी? इंटीजर में। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो जो भी करना है इधर करना है। सो नाउ यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली इस एक्सप्रेशन में कि a की वैल्यू जो है वो 10 असाइन हो जाएगी। तो 10.50 है ना, वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिमोशन हो गया है ना, डबल से इंटीजर हो गया, तो वही 10 आ जाएगा और वही 10 आउटपुट में आ जाएगा। ठीक, अगर सपोज उल्टा होता, यहाँ पे लिखा होता डबल a इज इक्वल टू 10 और फिर हम डबल को प्रिंट करते तो %lf लगाते तो 10.0000 इस तरह प्रिंट होता। ठीक, वो प्रमोशन कहलाता। ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल था। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? व्हाट विल बी आउटपुट। अब यहाँ पर ये प्रिंटफ के अंदर वाला प्रिंटफ, एक प्रिंटफ बाहर है, एक प्रिंटफ अंदर है। इस तरह के क्वेश्चन मेरे आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन के अलावा मेरे प्रिंटफ नाम से एक मैंने अलग से प्रिंटफ फंक्शन पर एक वीडियो बना रखा है, उसको देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है। सो प्रिंटफ का रोल क्या होता है? प्रिंटफ का रोल होता है स्क्रीन पर वैल्यू प्रिंट करना और फिर काउंट करना, या कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं उनको काउंट करके फिर उतना ही वैल्यू रिटर्न कर देता है। सो प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न करता है। तो सबसे पहले ये प्रिंटफ चलेगा और स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा? स्क्रीन पर प्रिंट होगा HELLOWELCOME, इतना स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अब इसको प्रिंट करने के बाद प्रिंटफ इसको काउंट करेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल? ये टोटल है 12 कैरेक्टर्स। ठीक, ये टोटल है 12 कैरेक्टर्स। सो 12 वैल्यू विल बी रिटर्न्ड बाय प्रिंटफ, रिटर्न्ड बाय प्रिंटफ। तो अब प्रिंटफ अपनी जगह पर ये 12 वैल्यू छोड़ के चला जाएगा। तो हमारा जो ये प्रिंटफ है वो अब क्या बन जाएगा? पूरा बड़ा वाला प्रिंटफ, यहाँ बड़ा वाला प्रिंटफ बन जाएगा प्रिंटफ %d, 12।
12, ठीक। और स्क्रीन पर पहले से हेलो वेलकम तो प्रिंटेड है ही। अब हेलो वेलकम के बाद ये प्रिंटफ जब चलेगा तो ये 12 भी इसके आगे प्रिंट हो जाएगा और इसलिए हमारा आउटपुट हो जाएगा हेलो वेलकम 12। पहले हेलो वेलकम प्रिंट होगा, फिर इसके कैरेक्टर्स को काउंट करेगा और अपनी जगह पर छोड़ देगा। तो अपनी जगह छोड़ेगा तो यहाँ क्या छोड़ेगा, 12 छोड़ देगा, और 12 हमारा एक इंटीजर है, %d की वजह से वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए फिर से वही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक बार फिर से सेम चीज है, इंट x इक्वल टू कर दिया है। तो अब प्रिंटफ सबसे पहले इस स्क्रीन पर इसको प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, हेलो डियर। तो हेलो फिर एक स्पेस भी है, स्पेस भी काउंट होगा, हेलो डियर। तो कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैरेक्टर पूरे प्रिंट हो गए। अब फिर प्रिंटफ क्या करेगा, अपनी जगह पर 10 छोड़ देगा। तो यानी हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी यहाँ पर इंट x इक्वल टू 10, ठीक, क्योंकि इसकी काउंट 10 है ना, ये 10 कैरेक्टर्स थे। तो अब ये जो 10 है वो 10 x में असाइन हो जाएगा और जब आप यहाँ पर पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी तो वैल्यू 10 होगी। या हम प्रिंट करा के देख लें तब भी हमको यही मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉडुलस ऑपरेटर पर रूल लगाया गया है। सो मॉडुलस ऑपरेटर का एक रूल होता है कि साइन ऑफ रिजल्ट ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ न्यूमरेटर, राइट। तो जो भी न्यूमरेटर का साइन है उस पर डिपेंड करता है मॉडुलस ऑपरेटर का रिजल्ट। इसका मतलब है कि अगर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले तो प्रिंटफ सॉल्व किधर से किधर होता है, सो प्रिंटफ हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व होगी, 6 मॉडुलस %5। अब 6 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये पहला वाला 1 आ जाएगा। फिर -6 मॉडुलस -5, इसमें -6 नेगेटिव है। सो देखिए डिवाइड 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5, हर बार वही होगा सारी एक्सप्रेशन में, 5 1 जा 5, रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, लेकिन रिमाइंडर +1 होगा या -1 होगा ये डिसाइड करेगा न्यूमरेटर। यानी कि 6, अगर 6 नेगेटिव है तो ये -1 होगा, अगर 6 पॉजिटिव है तो ये फिर से 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से ये पहले वाले में -6 मॉडुलस 5 ये फिर नेगेटिव है, इसलिए फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ऐसा लग रहा है देखने से कि शायद एरर होगी, क्योंकि इंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 दी है और %d में x, y लिख दिया है, ठीक है, %d में x, y लिख दिया है। प्रिंटफ राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करता है, इवेलुएट कर लिया उसने, y की वैल्यू 2 है, ठीक, उसके बाद x की वैल्यू भी इवेलुएट की और वो 1 आ गई, लेकिन %d एक ही है, सो पहला %d पहले वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक। तो इसमें प्रिंटफ जनरली कोई एरर देता नहीं है और पहली वैल्यू जो 1 है वही प्रिंट कर देगा, करेक्ट, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं आएगी। हाँ एक बात और, अगर खाली प्रिंट %d लगाएं आगे कुछ ना लिखें तो भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसको आप अपने आप से करके देखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या कह रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो d इज इक्वल टू c+2 इक्वल टू b+1 इक्वल टू a, ये एक्सप्रेशन है। इसमें कितने ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है 1 2 3 असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स भी लगे हैं। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एक तो इसकी प्रेसिडेंस कम होती है सबसे पहली बात, दूसरा ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। सारे ऑपरेटर्स में राइट टू लेफ्ट बहुत कम ही होते हैं, जैसे टर्नरी ऑपरेटर जो हमारा क्वेश्चन मार्क और कोलन वाला है ये राइट टू लेफ्ट होता है, इधर से इधर सॉल्व होता है। इसी तरह से इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, राइट। और कुछ यूनरी ऑपरेटर्स हैं वो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होते हैं, जैसे पोस्ट फिक्स, ठीक। बस इसके अलावा बाकी सब लेफ्ट टू राइट ही होते हैं जनरली, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, ठीक। और यूनरी ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, उनको एक बार मेरे चार्ट से देखिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी वाले में भी मैंने बताया है कि डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग क्या होती है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमें एक कई सारी एक्सप्रेशंस का मिक्सचर दिख रहा है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि प्लस ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, प्लस ऑपरेटर पहले सॉल्व होना चाहिए क्योंकि अरिथमेटिकल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इक्वल टू से ज्यादा है। तो आप किसी भी प्लस ऑपरेटर को देख लीजिए, चाहे वो b+1 हो या c+2 हो, किसी को भी देख लें। तो अगर हमने सपोज अब इक्वल टू राइट टू लेफ्ट चलता है, अगर इस एक्सप्रेशन को ही अगर हम देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को, तो ये क्या लिखा है, ये b+1 इक्वल टू a लिखा है। अब प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया है b+1, तो ये एक एरर कहलाती है। इस एरर का नाम है सिमेंटिक एरर। जब हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन लिखे वो मीनिंगफुल ना हो, राइट, कंपाइलर के लिए वो मीनिंगफुल ना हो, तो वो सिमेंटिक एरर होती है। और यहाँ पर इसको हम एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर भी कहते हैं, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ होती है लेफ्ट वैल्यू जिसको बोलते हैं एल वैल्यू,
इधर होती है आर वैल्यू, राइट, और लेफ्ट वैल्यू हमारी नॉन मॉडिफिएबल होनी चाहिए, राइट, और आर वैल्यू हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन b+1 लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, इस वजह से एरर है। सो इसीलिए हम यहाँ पर a इज इक्वल टू b+1 तो लिख सकते हैं, करेक्ट है, लेकिन b+1 इक्वल टू a नहीं लिख सकते, प्रोग्राम में गलत है, मैथमेटिकली करेक्ट हो सकता है, इसलिए ये गलत है। और गलत की वजह से यहाँ पर कौन सी एरर है, एरर याद रखना भी जरूरी है, वो है एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर, सिमेंटिक एरर। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आइए। तो यहाँ पर देखिए अज्यूम किया गया है प्रोग्राम हमारा 16 बिट प्रोसेसर पर चल रहा है। अब 16 बिट सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर जो इंटीजर है वो इंटीजर 2 बाइट लेगा, बस ये इसका सिर्फ एकमात्र इसका वो बताया गया है। तो अगर इंटीजर हमारा साइंड इंटीजर है तो उसकी रेंज क्या होती है, -32768 से लेकर के 32767 होती है। और अनसाइंड है, अगर अनसाइंड इंटीजर है, अगर कुछ नहीं लिखा है तब भी ये साइंड है, तो अनसाइंड इंटीजर की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर के 65535 तक। अच्छा, ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। और दूसरी बात, यहाँ पर एक रैप अराउंड इफेक्ट होता है, जो मेरा एक वीडियो है रैप अराउंड इफेक्ट का, जो कि इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप्स पर चलता है, उसको भी एक बार देखिए। तो रैप अराउंड इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हम मिनिमम से पीछे जाएं, राइट, सो हम मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, और अगर मैक्सिमम के आगे जाएं तो हम मिनिमम पे पहुंच जाते हैं, और इस तरह से चलने लगते हैं। तो जैसे कि अगर ये एक सर्कल हो, सपोज ये एक सर्कल हो, ये क्लॉक की तरह से काम करता है, तो इसमें अगर हमने सपोज यहाँ पर लिखा, अगर हम पहले वाली की बात कर रहे हैं, जो हमने लिखा है int is equal to 32768, अब ये साइंड इंटीजर है, साइंड इंटीजर की रेंज है -32768 से 32767। तो यहाँ पर अगर मान लिया मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू है 32767, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी -32768। तो अगर 32767 में +1 किया जाएगा तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी मैक्स +1 विल रीच टू मिनिमम। जैसे घड़ी में होता है ना कि 12 के बाद 1 आता है, सो 12 + 1 यानी जो 13 जिसको बोलते हैं वो 1 होता है। तो इसी वजह से जो पहली चीज लिखी है ना, a इज इक्वल टू 32768, सो कंपाइलर इसको इवेलुएट करेगा और ये ऐसे कर देगा 32767 + 1, यानी कि हम मैक्सिमम से एक स्टेप आगे चले गए, तो ये वैल्यू क्या हो गई, -32768, इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसी तरह से अनसाइंड इंटीजर के केस में क्या होगी, अनसाइंड इंटीजर के केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 65535, अगर इसमें हम +1 करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे 0 पर, और इसीलिए दूसरा आउटपुट 0 है। ओके, रिवाइज करिए, थैंक यू।